गुड इवनिंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट करंट। तो वहां पर अपन ने वि- विद्युत विभव के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपन सबसे पहले बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, विभवांतर के बारे में, और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है वो भी अपन यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालिएगा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, विभवांतर। ओके, तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? तो देखिए, नोट कीजिए सबसे पहले चालक के दो सिरों के मध्य लगाए गए विद्युत दाब को विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि चालक के दो सिरों के मध्य या बीच में लगाए गए विद्युत दाब को विभवांतर कहा जाता है। और विभवांतर के कारण ही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विभवांतर के कारण ही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ओके, अब इसमें दूसरा पॉइंट नोट कीजिए कि यदि चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर शून्य होगा, और विभवांतर जब शून्य होगा तो उस कंडीशन में विद्युत धारा प्रवाह संभव नहीं है। ठीक है, तो लिखिएगा यदि चालक के दोनों सिरों पर विद्युत विभव समान होता है तो विभवांतर शून्य होगा। वह विद्युत धारा प्रवाह संभव नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों बिंदुओं का क्या है, यहाँ पर विद्युत विभव क्या है, इक्वल है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बताऊं कि जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसका ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो वी ए, और इसका मान लेता हूं विभव क्या है, वी बी है। ठीक है, अब मानो कि वी ए ग्रेटर देन वी बी होता है, तब तो आपका करंट फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। और यदि आपका वी बी ग्रेटर देन वी ए होता है
तो करंट की डायरेक्शन इसके पहले क्या क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पे करंट आप लोगों का कहाँ से कहाँ होगा, ए टू बी, और यहाँ पर कहाँ होगा करंट, बी टू ए। और अगर यहाँ पर वी ए बराबर वी बी होता है तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसके कारण करंट फ्लो भी क्या हो, 0। ठीक है, करंट फ्लो भी आप लोगों का क्या होगा, 0 होगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि विभवांतर वह कारण है जो बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करता है। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि विभवांतर विभवांतर वह कारण है, वह कारण है जो बंद परिपथ में, बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह करता है। ठीक है, तो आई थिंक सभी को विभवांतर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विभवांतर की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी अगर आप लोगों से यूनिट पूछी जाए, इकाई पूछी जाए, तो इसकी इकाई भी क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। अब अपन कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आप लोगों का ये जो डाउट है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, ठीक है, फिर मैंने एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया है, फिर से मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है, और ये आपका दूसरा बिंदु क्या हो गया, P हो गया, ये A हो गया। इसमें से करंट फ्लो आपका 3 एम्पियर है, और ये जो बैटरी है ये आपकी 3 वोल्ट की है, और रेजिस्टेंस 1 ओम का है, और ये आप लोगों का 6 ओम का। ठीक है, तो अब आपको इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो ये देखो कि करंट की डायरेक्शन किधर है। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ए बिंदु से बी बिंदु की ओर है, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो बिंदु ए है वो उच्च विभव पर है। किधर है, उच्च विभव पर है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि मार्किंग करनी होगी कि आपका जो रेजिस्टर इसमें जुड़ा हुआ है उसका प्लस टर्मिनल कौन सा होता है और माइनस टर्मिनल कौन सा होता है। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो जिधर से करंट फ्लो होगा वो प्लस टर्मिनल होगा, क्योंकि प्लस टर्मिनल एब्जॉर्बेशन को बताता है कि वो वोल्टेज को वोल्टेज का क्या करता है, ड्रॉप करता है। अगर आप लोग माइनस दिखा दोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एनर्जी डिलीवर कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो हमेशा करंट की डायरेक्शन में आप रजिस्टर पर क्या डिनोट करोगे, प्लस टर्मिनल डिनोट करोगे। ठीक है, तो मैंने जैसा आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस पे मार्किंग कर दी। ठीक है, अब आप इन जो एंटरिंग टर्मिनल लो या आउटगोइंग टर्मिनल लो हमेशा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसको इस तरीके से डिनोट किया VA। अब देखो यहाँ पर आप लोगों का प्लस है, आउटगोइंग टर्मिनल ले रहा हूं मैं, तो ये प्लस है, तो प्लस का 3 वोल्ट हो गया। फिर देखो इस
1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका आउटगोइंग माइनस टर्मिनल है, तो माइनस लिखा। धारा को प्रतिरोध से मल्टीप्लाई किया तो 3 गुणा 1 हो गया, ठीक है। फिर माइनस आया, फिर कितना आएगा, 6 गुणा 3 आ गया, और फिर माइनस VB इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अब देखो, ये 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, तो यहां से VA माइनस VB माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस VAB इक्वल्स टू VA माइनस VB इक्वल्स टू कितना हो गया, 18 वोल्ट आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर आप लोगों से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप लोग आसानी से इन्हें सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो और अधिक क्लियर हो जाए, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर मैंने अब की बार बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दी है, और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया। इसे बी टर्मिनल ले लिया, इसे ए टर्मिनल। ये आप लोगों का 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपकी 2 वोल्ट की बैटरी है, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर मान लिया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि करंट की डायरेक्शन किधर है। तो ए से कहाँ है, बी की ओर है। तो आपको सबसे पहले जो आप लोगों को कंपोनेंट दे रखे हैं उनकी मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करनी है तो यहाँ पर रेजिस्टर के लिए प्लस माइनस, ये कौन सा है, इसका प्लस माइनस, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस आ जाएगा। तो अब आप क्या लिखोगे, वी ए, यहाँ आउटगोइंग टर्मिनल ले रहे हो तो माइनस क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3, फिर यहां से माइनस का 2, फिर यहां से माइनस का कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस वी बी हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखो, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। तो वी ए माइनस का 6 वोल्ट, माइनस का 2, और माइनस का 2 माइनस वी बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से वी ए माइनस वी बी माइनस का कितना हो गया, 10 इक्वल्स टू 0। तो यहां से वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू आप लोगों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से अगर सोल्व करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, ईएमएफ के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डालिए नेक्स्ट, हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, नोट कीजिए। किसी ऊर्जा स्रोत द्वारा, किसी ऊर्जा स्रोत द्वारा प्रत्येक कुलम्ब आवेश को प्रदान की गई ऊर्जा को
विद्युत वाहक बल कहा जाता है। विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब जो आप लोगों का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को गति प्रदान कराता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को उस बल से परिभाषित किया जाता है जो परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स को गति प्रदान कराता है। तो दूसरा पॉइंट अगर आप लोग इस प्रकार से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखोगे? विद्युत वाहक विद्युत वाहक बल को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है जो जो परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स को गति प्रदान कराता है, गति प्रदान करवाता है। कि ऐसा बल जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या प्रदान कराता है? गति प्रदान कराता है। तो वो क्या है आपका? विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो क्लियर ये पॉइंट होना चाहिए कि ऐसा बल जो परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान कराता है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। और इसकी भी इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। तो इसकी यूनिट भी क्या है? हमेशा ध्यान में रखना है, क्या होती है? वोल्ट होती है। जैसे आपके पास कोई भी ऊर्जा स्रोत है, जैसे आपके पास बैटरी है, मैंने ये बैटरी ले ली यहां पर। ठीक है, ई इसका ईएमएफ, या मैंने कोई भी यहां पर जनरेटर ले लिया। ठीक है, ये जनरेटर ले लिया। ठीक है, इनके क्या है? ओपन टर्मिनल। क्या है? ओपन टर्मिनल। तो ओपन टर्मिनल है तो यहां पर करंट फ्लो क्या होगा? जीरो होगा। करंट फ्लो क्या होगा? जीरो होगा। तो जब मैं इसके ओपन टर्मिनल पर यहां पर कोई भी वोल्ट मीटर ऐड करूंगा तो इस वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा वो किसको डिनोट करेगा? विद्युत वाहक बल को बताएगा, ईएमएफ को बताने वाला है। ठीक है, क्योंकि किसी भी ऊर्जा स्रोत, जैसे आपका बैटरी है या आपका जनरेटर है, तो उसके खुले टर्मिनल पर जब आप कोई वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक किसको बताएगा? विद्युत वाहक बल को बताएगा। क्योंकि ओपन का यहाँ पर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है तो करंट फ्लो जीरो होगा, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप तो आपका शून्य रहेगा। तो यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर है वो क्या इंडिकेट करेगा? यहाँ पर ईएमएफ को इंडिकेट करने वाला है। तो आई थिंक सभी विद्यार्थियों को ये पॉइंट अच्छे से कवर हो गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूं। ओके, तो लिखिएगा यहाँ पर पॉइंट आप सभी लिखिए। जब किसी ऊर्जा स्रोत जैसे बैटरी या जनित्र के खुले टर्मिनल के समांतर समांतर उच्च प्रतिरोध वोल्ट मीटर लगाया जाता है
लगाया जाता है तो वोल्टमीटर वोल्टमीटर का का पाठ्यांक विद्युत वाहक बल को बताता है। विद्युत वाहक बल को बताता है क्योंकि क्योंकि ओपन टर्मिनल का रेजिस्टेंस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अतः धारा प्रवाह शून्य होगा। धारा प्रवाह है क्या होगा? शून्य होगा। तो इसमें वोल्टेज जो ड्रॉप होंगे वो भी आप लोगों का क्या रहने वाला है? जीरो रहने वाला है। तो वोल्टेज ड्रॉप जब जीरो हो गया तो यहाँ पर आपका जो वोल्टमीटर होगा वो किसको इंडिकेट करेगा? ईएमएफ को इंडिकेट करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी ऊर्जा स्रोत लिया है, जैसे बैटरी ली है, ठीक है, ये मैंने बैटरी ले लिया। अब इस बैटरी के अक्रॉस मैंने कोई भी रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है, जैसे आर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा? करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जब आप लोग क्या करेंगे, इस केस में इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टमीटर ऐड करेंगे तो यहां पर ये वोल्टमीटर किसको बताने वाला है? टर्मिनल वोल्टेज को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? टर्मिनल वोल्टेज को इंडिकेट करने वाला है। तो यहां पर लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी ऊर्जा स्रोत यदि किसी ऊर्जा स्रोत के एक्रॉस लोड संयोजित किया जाता है, लोड संयोजित किया जाता है, तो परिपथ में धारा प्रवाह के कारण इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप होता है। वह वोल्टमीटर का पाठ्यांक टर्मिनल वोल्टेज को इंडिकेट करता है। टर्मिनल वोल्टेज को इंडिकेट करता है, ठीक है, इंडिकेट करता है। इसीलिए तो आप लोग क्या लिखते हो? E माइनस, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस है इसे स्मॉल r से डिनोट कर दो या कैपिटल R से, इक्वल्स टू V। तो ये तो आपका यहाँ पर E तो क्या था? विद्युत वाहक बल था। ये तो क्या था? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था। ये इसमें क्या है? यहाँ पर ड्रॉप है। और ये आपका V है, ये क्या है? टर्मिनल वोल्टेज है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में आप लोगों को कभी भी इस पॉइंट पे डाउट होगा कि टर्मिनल वोल्टेज सर क्या होती है और ईएमएफ क्या होता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आप लोगों के यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो जैसे ही ईएमएफ में से ड्रॉप को आप माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है? टर्मिनल वोल्टेज निकलती है। तो सेकंड केस में अपने जैसे ही लोड संयोजित किया तो यहाँ पर करंट फ्लो हुआ और करंट फ्लो होने से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें ड्रॉप होगा।
तो ड्रॉप होगा। अब यदि आप वोल्टमीटर ऐड करेंगे लोड के अक्रॉस, तो जो वहां पर जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा वो किसको इंडिकेट करेगा? टर्मिनल वोल्टेज को इंडिकेट करने वाला है। तो आई थिंक सभी विद्यार्थियों को विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, इन तीनों ही बिंदुओं के जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट ओम के नियम की तरफ, क्योंकि ओम का नियम है वो भी काफी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और ज्यादातर विद्यार्थी उस कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं क्या है कि थोड़ा सा लैग हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि V समानुपाती I होता है, कुछ कहते हैं I समानुपाती V होता है। ठीक है, तो दोनों का मैं यहाँ पर आप लोगों को रीजन बताने वाला हूं, तो उस रीजन को ध्यान से समझना, कहां पर I समानुपाती V होता है और कहां पर V समानुपाती I होता है। ठीक है, तो ये डाउट आज की क्लास में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे कि ओहम का नियम एसी में लागू होता है या डीसी में लागू होता है। एसी में लागू होता है तो कौन कौन सी कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई आप लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिएगा ओहम्स लॉ। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है वो कौन सा है? ओहम लॉ, यानी ओहम का नियम। ओहम का नियम, ठीक है, ओहम का नियम। तो एक जॉर्ज साइमन ओहम नामक वैज्ञानिक था, उसने चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में संबंध स्थापित किया, जिसे बाद में नाम दिया गया ओम का नियम। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहले जॉर्ज जॉर्ज साइमन साइमन ओहम ओहम नामक नामक वैज्ञानिक ने चालक के चालक के दो सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर विभवांतर व चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में संबंध स्थापित किया, जिसे ओहम का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो जॉर्ज साइमन ओहम नामक वैज्ञानिक था, इन्होंने ये यहाँ पर क्या है कि नियम दिया था। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अपन नोट करते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। तो लिखिएगा, इस नियम के अनुसार चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के
सिरों के मध्य लगाए गए गए विभवांतर विभवांतर के समानुपाती समानुपाती होती है। जहां जहां भौतिक अवस्थाएं जहां भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहनी चाहिए। तो भौतिक अवस्थाओं में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ताप है। ठीक है, तो तापमान है वो आप लोगों का क्या रहना चाहिए? निश्चित रहना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये जैसे कोई भी चालक है आपके पास, ठीक है, ये कोई भी चालक है, ओके। तो इसमें जो करंट फ्लो है आए, इसमें जो करंट फ्लो है आए, इसके बिंदु जैसे ए और बी है, तो इनके बीच जो विभवांतर है उसके क्या होता है? समान। तो यानी यहां से V समानुपाती क्या आएगा? आयन। ठीक है, तो स्थिरांक अगर आप लोग निकालेंगे तो V अपॉन में I इक्वल्स टू आप लोगों का R। ये क्या है? एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। क्या है? एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहां से V इक्वल्स टू क्या हो जाता है? I R। ठीक है, ये आप लोगों को यहां पर पॉइंट ध्यान में रख। ठीक है, क्लियर है सभी को? बोलो। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि ओम का नियम आप लोगों का एसी में लागू होता है या डीसी में लागू होता है? बताइए, कौन बताएगा सबसे पहले? तो लिखिए यहां पर ओहम का नियम, ओहम का नियम डीसी व एसी दोनों में लागू होता है, लागू होता है। लेकिन लेकिन एसी के लिए कुछ शर्तें होती है। शर्तें, तो कौन कौन सी शर्त है? कि आपका जो परिपथ है वो बाय डायरेक्शनल और लीनियर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे? एसी परिपथ एसी परिपथ में ओहम का नियम लागू करने के लिए परिपथ परिपथ बाय डायरेक्शनल व लीनियर होना चाहिए। ये कंडीशन अगर आपका एसी सर्किट सेटिस्फाई करता है तब तो वहां पर ओम का नियम लागू होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में एक लिमिटेशन आती है ओम के नियम कि ओम का नियम केवल उन्हीं परिपथ्स में लागू होता है जिनमें धारा का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन्स या आयंस के कारण होता है। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट लिखिएगा एक, ओहम का नियम, ओहम का नियम केवल केवल उन्हीं परिपथों में लागू होता है
जिनमें जिनमें धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह है क्रमशः इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स या आयंस के कारण, आयंस के कारण होता है। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट आप लोगों को कहीं पर भी ध्यान में या आप लोगों को देखने के लिए मिले तो जरूर ध्यान में रखें। अब देखो, जैसे डीसी सर्किट आपके पास में डीसी परिपथ है, तो डीसी परिपथ में जब भी आप लोग धारा निकालेंगे आई, तो वो क्या होगी, V अपॉन में R। और यदि आप लोग एसी परिपथ में विद्युत धारा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एसी परिपथ में, ठीक है, एसी परिपथ में अगर आप लोग करंट कैलकुलेट करते हैं तो I बराबर V अपॉन में क्या आएगा, Z आएगा। Z क्या है, यहाँ पर इम्पेडेंस है सर्किट की, प्रतिबाधा है, परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा है। और वो क्या है, वहां पर डीसी में प्रतिरोध है। अब हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, उन कंडीशंस में ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो लिखिएगा, निम्न निम्न लिखित लिखित परिस्थितियों स्थितियों में ओहम का नियम लागू नहीं होता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है, बताइए, आप में से कौन बताना चाहेगा। तो पहला है आर्क लैंप में, किसमें, आर्क लैंप में, जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स के बीच गैस आयनित हो जाती है, जहां इलेक्ट्रॉन्स के बीच गैस आयनित हो जाती, आयनित हो जाती, तो वहां पर आप लोगों का ओहम का नियम लागू नहीं। या उन मेटल्स में जो कि विद्युत धारा प्रवाह के कारण अत्यधिक गर्म हो जाती है, क्या लिखेंगे, उन मेटल्स में जो विद्युत धारा प्रवाह के कारण अत्यधिक गर्म हो जाती है। ठीक है, तो उनमें भी ओम का नियम आप लोगों का लागू नहीं होता है। तीसरा ध्यान में रखना है, रेडियो निर्वात वाल्व में भी ओम का नियम लागू नहीं होता है। चौथा ध्यान में रखना है, वे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें इलेक्ट्रोड्स पर गैस उत्पन्न होती है, जैसे वोल्टाइक आप लोगों का सेल होता है, तो उसमें इलेक्ट्रोड पे क्या उत्पन्न होती है, गैस उत्पन्न होती है। तो वे विद्युत विश्लेष्य जिनमें इलेक्ट्रोड्स पर गैस उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उनमें भी आपका ओहम का नियम लागू नहीं होगा।
और पांचवा आप लोगों का आता है गैस फिल्ड ट्यूब, यानी गैस पूरित ट्यूब में, जिन ट्यूबों में गैस भरी जाती है, ट्यूबों में। और छठा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जैसे अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, या मेटल्स रेक्टिफायर है, क्रिस्टल डिटेक्टर है, तो क्या लिखोगे? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर और मेटल रेक्टिफायर, मेटल रेक्टिफायर या क्रिस्टल डिटेक्टर, या क्रिस्टल डिटेक्टर। यानी जहां पर भी सेमीकंडक्टर आ गया ना, वहां पर ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो आई थिंक सभी विद्यार्थियों को ओम का नियम, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और आप लोगों का विद्युत विभव अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन कर सकें। और क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।